चलिए सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सेकंड बुक ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, उसका पहला चैप्टर दैट इज़ सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन इंडिया हम कवर कर रहे हैं। मैंने आज चैप्टर का नाम नहीं लिखा, आपको क्लियर ही होना चाहिए, हम सीधा आगे कंटेंट बढ़ाएंगे। सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन इंडिया, ये हमारा चैप्टर 1 है, उसका तीसरा लेक्चर आज है और हम इसमें 3 सोशल प्रोसेसेस को समझ रहे हैं, दैट इज़ कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट। इसे हम सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने कार्ल मार्क्स और दुर्खेम के अलग अलग नज़रियों के माध्यम से कुछ चीज़ों को समझने के प्रयास किए। हमने कोऑपरेशन को फोकस किया, तो हमारा कल का मेन फोकस कोऑपरेशन था। इसके वाया हमने कन्फ्लिक्ट को भी समझा। जब हमने कोऑपरेशन पर बात की तो हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि जो इंडिविजुअल है कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको अलग अलग नज़रिए से समझाया गया। क्या समझाया गया कि देखिए सस्टेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हमने कल समझा। हमने ये देखा कि हर बार कोऑपरेशन वॉलेंटियरली नहीं होती, कई बारी वो फोर्स्ड भी होती है। वो होता एक तरह का कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमें वो कोऑपरेशन की तरह नज़र आता है। हमने यहाँ पर उन कन्फ्लिक्ट्स को वुमेन की कंडीशन के साथ जोड़ करके समझा भी। हमने देखा कि दुर्खेम ने आपको 2 तरह के कोऑपरेशंस बताई, एक मैकेनिकल और एक ऑर्गेनिक। इन प्रोसेसेस को भी हमने समझा। हमने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जो कोऑपरेशन है उसका बेसिस कॉन्शियसनेस है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि दुर्खेम ये मानते हैं कि जो कोऑपरेशन है उसका बेसिस सॉलिडेरिटी है। सोसाइटी में एल्ट्रिज्म एग्जिस्ट करता है, उसका कारण सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाली सॉलिडेरिटी है। हमने सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट, एल्ट्रिज्म का कंसेप्ट अच्छे समझा। हमने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस और मटेरियल लाइफ को जोड़ करके किस तरह से कार्ल मार्क्स ने आपको कोऑपरेशन का कंसेप्ट समझाया है। हमने डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट के साथ कोऑपरेशन के कंसेप्ट को जोड़ करके आपको समझाया। तो बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। मुद्दा यहाँ पर अब ये है, जो कंक्लूसिव एस्पेक्ट है इसमें वो ये है कि जहाँ एक तरफ मार्क्स ऑलवेज इस बात पर फोकस करेंगे कि कन्फ्लिक्ट सोसाइटी का बेसिस है। कन्फ्लिक्ट जो है वो सोसाइटी का बेसिस है। इसके बेसिस पर जब ये कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये तो इन्होंने बता दिया कि इसका बेसिस कॉन्शियसनेस है, ये क्लियर कर दिया। और वो हमने समझा भी कि कॉन्शियसनेस किस मैनर में। मैंने उसका कल बहुत सुंदर उदाहरण दिया था धूम मूवी और ऋतिक रोशन से जोड़ करके। आप अपने मटेरियल वर्ल्ड को डेवलप करते ही चले जाते हैं और साइड बाय साइड आप कॉन्शियस होते चले जाते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से वर्क की स्पेशलाइजेशन अचीव होती है और इस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर, इस वजह से इंटरडिपेंडेंस और इस वजह से एक कोऑपरेशन आता है। ये कंसेप्ट हमने समझा। हमने डिवीजन ऑफ लेबर के साथ कोऑपरेशन को जोड़ा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये डिवीजन ऑफ लेबर के साथ कोऑपरेशन को जोड़ने का जो आधार दुर्खेम ने यूज़ किया था वो सॉलिडेरिटी था। और दूसरी तरफ मार्क्स ने कॉन्शियसनेस को यूज़ किया। यहाँ पर अब हम जो अब समझने जा रहे हैं वो क्या है? दुर्खेम जब बात सॉलिडेरिटी को आधार बना करके कोऑपरेशन की करते हैं, जिसकी ज़रूरत पैदा हुई ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, मार्क्स कॉन्शियसनेस को आधार बना करके कोऑपरेशन की बात करते हैं, जिसकी भी ज़रूरत पैदा हुई डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क। अब यहाँ पर दोनों ही इस कोऑपरेशन को इमेजिन किस तरह से करते हैं वो ये है कि दुर्खेम ये मानते हैं कि
एक जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इज दैट कॉपरेशन, यानी कि इट इज अ सिस्टमिक रिक्वायरमेंट, इट इज अ सिस्टमिक रिक्वायरमेंट। यानी कि मैं क्या समझाना चाहता हूं यहां से, इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द मेंटेनेंस of system. Which system? It is the social system. It is a prerequisite for the maintenance of social system, or it is a systemic requirement. What is the systemic requirement? It is the cooperation. तो ऐसे में दुर्खेम ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी कॉपरेशन के साथ, जैसे कि कंपटीशन भी एग्जिस्ट करेगा और कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करेगा। दुर्खेम ये कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कंपटीशन, ये कोऑपरेशन, ये रिक्वायरमेंट ही है सिस्टम की। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम कि सिस्टम कंटिन्यूअस बना रहे, सिस्टम एग्जिस्टिंग मोड में बना रहे, सिस्टम की ये ज़रूरतें ही हैं। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट्स कोई ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाली चीज़ें नहीं है, सिस्टम इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, सिस्टम में ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं। एक सोशल सिस्टम में ये कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं रिजॉल्व। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हमें इसे कन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहिए, हमें इसे कन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहिए। हमें अंडरस्टैंडिंग इस बात पे रखनी चाहिए कि एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक सोशल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब वो ये कहते हैं, सपोज कीजिए कि जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कॉपरेशन है, कॉन्शियसनेस को उन्होंने आधार बनाया, लेकिन वो इसे इमेजिन कैसे करते हैं, वो कहते हैं दैट इज़ कन्फ्लिक्ट एक्चुअली। जैसे कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सपोज करिए कि एक सोसाइटी है, वहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पर सरप्लस नहीं है, और जब सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है तो ये कंसेप्ट भी नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम है, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है। जब ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है तो सोसाइटी में किसी तरह की कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सोसाइटी में कोई इनइक्वालिटी नहीं है, किसी के पास अधिक या कम नहीं है। यानी कि सोसाइटी क्लास, जेंडर, कास्ट या पैट्रियार्की इनके आधार पर बटी हुई नहीं है। दिस कॉपरेशन इज़ डिफरेंट कॉपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, तो वो इस कॉपरेशन को एक कैटेगरी ऑफ कॉपरेशन मान रहे हैं। मतलब वो कॉपरेशन में भी फर्दर कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। जिस सोसाइटी में सरप्लस है, और जो कि है, जिस सोसाइटी में सरप्लस होगा वो सरप्लस स्क्वेयर्ड मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसका लार्ज शेयर कोई अपनी तरफ अकॉर्ड कर लेगा और कम शेयर से बहुत सारों को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इसकी वजह से उसमें इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होंगी, और ये जो इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होंगी, इन इनइक्वालिटीज़ की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज होंगे। लेकिन इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के होने के बावजूद भी कॉपरेशन बनी रहेगी, इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद भी कॉपरेशन बनी रहेगी, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है। तो अंडरस्टैंड करिए, मार्क्स ये कहते हैं कि जिन सोसाइटीज़ में सरप्लस है वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है। इन इनइक्वालिटीज़ की वजह से कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद भी कॉपरेशन है इन सोसाइटीज़ में। लेकिन दिस कॉपरेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉपरेशन जिसमें नो सरप्लस है। कॉपरेशन यहाँ भी है, कॉपरेशन यहाँ भी है। दिस इज द कॉपरेशन 1, दिस इज कॉपरेशन 2, दिस कॉपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्यों यहाँ पर कॉपरेशन है? क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी देयर इज इंटरडिपेंडेंस। और व्हाई दिस इज इंटरडिपेंडेंस? दिस इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर। So you can understand this division of labor concept is very important for the purpose of cooperation. हमने यहीं से बात शुरू भी की थी।
उदाहरण के रूप में वो कैसे समझाते हैं, उदाहरण के रूप में वो कैसे समझाते हैं कि ये जो कॉपरेशन है एक तरह की, ये एक ओवर्ट कॉपरेशन है, इट इज द ओवर्ट कॉपरेशन बट इट इज द कोवर्ट कन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट कोवर्ट है, कॉपरेशन ओवर्ट है। जैसे कोवर्ट ऑपरेशंस सुने होंगे आपने, हमारे स्पाइस विदेशों में जाके करते हैं छुप के, आइडेंटिटी छुपा करके, दब करके। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो कोवर्ट है, अंदर है, दबा है, हिडन है, और जो कॉपरेशन है वो ओवर्ट है, दिख रही है, उस कन्फ्लिक्ट पे खड़ी हुई है, दिखाई जा रही है। कल वुमेन के केस में भी ऐसा था, जो कन्फ्लिक्ट था वो कोवर्ट था, बहुत से कन्फ्लिक्ट थे वुमेन की पोजीशन को लेकर के, वो इनइक्वली प्लेस्ड थी, और जो कॉपरेशन थी वो ओवर्ट थी, दिख रही थी समाज में कॉपरेशन। एक्चुअली में जब आप देखें तो आप बात क्या करते हैं, हमारा समाज बड़ा स्थिर है, बड़ा स्थायी है, हमारी परंपराओं की शक्तियाँ देखिए, मजबूतियाँ देखिए। कहीं आपको कोई विवाद नज़र आता है तो बताइए, जाइए घरों में घूम के आइए, जाइए गाँव में चक्कर लगाइए, एक भी विवाद ढूंढ करके बताइए, बिकॉज ओवर्टली कॉपरेशन ही नज़र आ रही है। लेकिन फिर जब आप बहुत डीप जाते हैं, समय मिलता है आपको, फिर नज़र आता है कि कोवर्टली बहुत सी कन्फ्लिक्ट्स हैं। ओवर्टली तो एक कॉपरेशन ही है, बट कोवर्टली मैनी कन्फ्लिक्ट्स आर देयर। यहाँ से मार्क्स क्या कह रहे हैं कि ये देयर इज कॉपरेशन, ओवर्टली कॉपरेशन है, कोवर्टली कन्फ्लिक्ट है। उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं जब सरप्लस होगा, प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो क्या होगा। फैक्ट्री सेटअप की बात करते हैं, वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं इमेजिन फैक्ट्री सेटअप की बात करते हैं, दो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, एक क्लास होगी वर्कर की और दूसरी क्लास होगी ऑनर की, यानी कि एम्प्लॉयर की। ऑनर, वर्कर एंड ऑनर, दो वर्ग होंगे। अब एक्चुअल में ये जो वर्कर है, हाँ खोल लो, ये जो वर्कर है और ये जो ऑनर है, इन दोनों इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि अब लेबर क्या है, डिवाइडेड। ऑनर का काम क्या है, लैंड अवेलेबल कराना, लेबर अवेलेबल कराना, यानी कि वर्कर अवेलेबल कराना, कैपिटल अवेलेबल कराना, इंफॉर्मेशन से अवेलेबल कराना, ये सारी चीज़ें, ये इसकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन एक्चुअली में वर्कर की एक्सपर्टीज़ है लेबर परफॉर्म करना। स्किल्स किसके पास है, वर्कर के पास। लेबर किसके पास है, वर्कर के पास। वर्कर लेबर कर सकता है। लेकिन अब इन दोनों की इस इंटरडिपेंडेंस की बदौलत, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी वजह से एक्चुअली में ये इंटरडिपेंड हुए, और उस इंटरडिपेंडेंस का एंड रिजल्ट ये निकल के आया कि ये फैक्ट्री में है, फैक्ट्री इज अ साइट ऑफ कॉपरेशन। Factory is nothing but the site of cooperation. No, this statement is not correct. No, it is not like it is nothing but the state of cooperation. Yeah, overtly there is cooperation. But you will see कि अब जो यहाँ से प्रॉफिट्स जनरेट हुए, सरप्लस, जैसे मैं सरप्लस कह रहा हूँ, वो ईयर मार्क कर लिया गया वाया ऑनर, वो सारा चला गया ऑनर के पास। वर्कर के पास क्या आई, सिर्फ और सिर्फ उसने जो लेबर दी, उस लेबर की बदले वेजेस। वर्कर ने जो लेबर परफॉर्म करी उसके बदले सिर्फ वेजेस आए। ये तो वर्कर ने जो 8 आवर्स 9 आवर्स लेबर परफॉर्म की उसके वेजेस थे, लेकिन उस वर्कर ने अपनी उस लेबर कंट्रीब्यूट करके जो वो प्रोडक्ट डेवलप किया, उस प्रोडक्ट से जो वैल्यू ऐड, उसने जो उस प्रोडक्ट पर वैल्यू एडिशन की, उसने एक लेबर परफॉर्म की, दिस इज़ द वन थिंग, आपने उसको वेजेस पे कर दिया 8 घंटे 9 घंटे के लिए। लेकिन अपनी उस लेबर के दम पर उसने उस प्रोडक्ट पर जो वैल्यू एडिशन की, जो वो प्रोडक्ट लोहे की एक रॉड एक आर्टिफैक्ट में बदल गया, और अब वो लोहे की रॉड जो कि किलो के हिसाब से 100 रुपये की भी नहीं होगी, लेकिन एक आर्टिफैक्ट में बदलने की वजह से वो 6000 का पीस हो गया है। आपने 8 घंटे काम करने के लिए उसको उसके वेजेस दे दिए, लेकिन वो जो पीस पर उसने अपनी स्किल्स, अपनी लेबर कंट्रीब्यूट करके उसको एक आर्टिफैक्ट में बदला, उससे आने वाले जो वेल्थ है, जो प्रॉफिट्स है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई उसके पास। वो कौन ले गया, ये ऑनर। इसकी वजह से वर्कर्स के दिल में, वर्कर्स के अंदर कन्फ्लिक्ट है ऑनर को लेकर के, यानी कि मैनेजमेंट को लेकर के,
आई बात समझ में? सो देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन स्टिल फैक्ट्री इज रनिंग। देयर इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, स्टिल फैक्ट्री इज रनिंग। काम फिर भी चल रहा है, फैक्ट्री रुकी नहीं, चलती जा रही है। क्यों? कोई और चारा भी नहीं है, कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि अब फैक्ट्री सेटअप का वर्ल्ड है। वर्ल्ड इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज अ फैक्ट्री सेटअप, और सभी फैक्ट्रियों का यही हाल है। तो फिर वर्कर अब हाईली डिपेंडेंट है फैक्ट्रीज पे फॉर द वर्क, टू परफॉर्म लेबर वर्कर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट्रीज। तो कई बारी फिर वर्कर क्या करते हैं कि जब वो ये देख लेते हैं कि अब फैक्ट्री एक तरह की बाउंडेशन ही हो गई है, तो इसकी तोड़ ये निकाला जाता है कि इफ देर इज़ कन्फ्लिक्ट एंड देर इज़ नो रिड्रेसल, देर इज़ नो सॉल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, तो वर्कर्स फिर अपने मिल के सारे अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आई? फिर वर्कर सारे, क्योंकि फैक्ट्री तो अब एक मजबूरी है, फैक्ट्री के बिना काम चलेगा नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर है जिसमें फैक्ट्री एक रियलिटी है अब, और वर्कर अपनी लेबर परफॉर्म करने के लिए हाईली डिपेंडेंट है फैक्ट्री पे। और फैक्ट्री का सेटअप जो है वो यही हो रखा है जो मैंने अभी बताया आपको, वो सिस्टम सारा सेम हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री जिस थॉट से चल रही है, फैक्ट्री जिन प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी पे चल रही है, वो कैपिटलिज्म है, तो वो हर जगह पर हावी है। तो हमें अब कैपिटलिज्म को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक तो प्रिंसिपल और नई आइडियोलॉजी लेकर के आए, वो आई सोशलिज्म, और एक नए तरह की फैक्ट्री को कि सच है तो बनानी फैक्ट्री पड़ेगी, तो वो फैक्ट्री अब सारे वर्कर मिलके अपने लिए बना लेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसलिए जब भी सोशलिज्म की बात होगी, जब भी सोशलिस्ट सोसाइटी की बात होगी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जन्म देने की बात होगी, जिसमें प्रॉपर्टी, जिसमें ऑनरशिप का राइट सभी में शेयर्ड होगा। सो व्हाई एक्चुअली में दैट राइट ऑफ ऑनरशिप इज रिस्पॉन्सिबल the earmarking of this surplus to the particular owner. So that's why the right of ownership is important. How much laborious you are वो मैटर नहीं कर रहा है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप ग्रो तब कर सकते हैं जब ऑनरशिप का राइट है। सो इसलिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी जाती है जिसमें ऑनरशिप शेयर्ड होती है, ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसका मतलब जो सरप्लस जनरेट होगा वो भी इनमें शेयर्ड होगा। तो इसलिए अब ये एक्चुअली में जो बनाई गई है, इसमें अब ओवरटली और कॉवर्टली दोनों ही मैनर में कॉपरेशन है, इसलिए इनका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसलिए इनका नाम क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी संस्थाएं। आई बात समझ में? प्रूव किया कार्ल मार्क्स ने कि कॉपरेशन है, बट अंडरस्टैंड अंडरलाइंग देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट इज कॉवर्ट एंड द कॉपरेशन इज ओवर्ट, but many conflicts are there, conflict of interest. That's why कोशिशें हमेशा ये रहती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39 भी ये कहता है कि ऐसा किया जाए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट प्रमोट हो। जो ऑनर है वो वर्कर के साथ ऑन टेबल आए, मैनेजमेंट वर्कर के साथ ऑन टेबल आए और अपने प्रॉफिट्स के फ्रूट्स उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करे। वैसे तो ये रूल है कि जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं 1% से ज़्यादा आप नहीं रखेंगे, आप शेयर कर देंगे उसे, बट प्रॉफिट भी छुपा लिए जाते हैं, कंसील कर लिए जाते हैं। बोनस देने का रूल है, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि प्रिविलेज लीव्स जिन्हें अर्नड लीव्स कहते हैं, कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, बोनस, मैनी थिंग्स आर देयर, ये सब देने का रूल है। जैसे कि EPF, जैसे कि ESI, EPF में कंट्रीब्यूशन देना है ऑनर को 50%, अगर आधा कर्मचारी का कट रहा है, आधा अपनी तरफ से ऑनर डालेगा। तो एक जो सरप्लस है वो सरप्लस से अर्नड लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट, EPF contribution and the bonus, many provisions are there now to make it a true cooperative society. Such measures are socialist measures. Such measures are socialist measures. Okay, ये socialist measures है. So that is important thing. तो ये हमने देखा cooperation है. Why it is conflict ridden cooperation? कार्ल मार्क्स यहाँ पर कहते हैं कि जो आउटपुट हुई
यानी कि इन वर्कर की लेबर से, यानी कि इन वर्कर के एफर्ट्स की जो आउटपुट है, उस आउटपुट का जो फ्रूट है वो इनको नहीं है, किसी को है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है, वर्कर के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, उस वर्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है, वर्कर के कंट्रोल से बाहर है। एम्प्लॉयर विल डिसाइड, ऑनर विल डिसाइड। सो व्हाट काइंड ऑफ कॉपरेशन इज दिस देन? It is the dependence. It is the dependence. How much you are dependent on the other person and what is your position in that setup. इस पे डिपेंड करता है आप कितनी मर्सी पे हैं, कितनी नहीं। इसलिए लगातार सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में कोशिश होती है कि ट्रेड यूनियंस बनाई जाए, वर्कर्स की यूनियन बनाई जाए, जो कि इस मैनेजमेंट के सामने वर्कर के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम ऑन टेबल डिस्कस कर सके, यानी कि कलेक्टिवली बार्गेन कर सके। कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट हो, इसके लिए ट्रेड यूनियन कंसेप्ट है। ट्रेड यूनियंस के वाया स्ट्राइक्स ना आती, जहाँ ट्रेड यूनियंस है फिर वहाँ स्ट्राइक्स का नंबर ज़्यादा है। ट्रेड यूनियन बनते ही स्ट्राइक्स होनी शुरू हुई, कन्फ्लिक्ट नहीं था तो क्या था। और आप कह रहे हैं कि जब से ट्रेड यूनियन बनी है तब से स्ट्राइकें होती रहती, पहले बहुत अच्छा चलता था। वो कॉपरेशन एक्चुअली ओवर्टली कॉपरेशन तो नज़र आती थी, वो कॉवर्टली कन्फ्लिक्ट थे वो। हाँ देखो पॉलिटिक्स होती है और बहुत चीज़ें होती है, मैं उस पर नहीं जा रहा आज, लेकिन हम कंसेप्ट पे बात करें तो कंसेप्ट यही है। आई बात समझ में? तो इसलिए हमेशा फैक्ट्री ऑनर्स की कोशिश ये रहेगी कि यूनियन ना बने, वो यूनियन बनने नहीं देंगे। और अमूमन जिन स्टेट्स में प्राइवेट इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोमिनेंट है वहाँ पे यूनियंस बनती भी नहीं। इसी की वजह से फिर आप नोटिस करेंगे कि वर्कर रो रहा है, धो रहा है, परेशान है, तंग है, लेकिन काम करते जा रहा है फैक्ट्री में, क्योंकि कोई और तरीका नहीं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस इतनी हो गई है डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट में कि कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसके द्वारा बनाया प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा फैक्ट्री के बने प्रोडक्टों के सामने। जिस ज़माने में अकेला अकेला आयरन स्मिथ अपने लेवल पर, अकेला अकेला ज्वेलर अपने लेवल पर काम करता था, तो इंडिविजुअल के प्रोडक्ट सर्वाइव करते थे, तो फिर कंपटीशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल था, तब तो ठीक था ना। दिस इज स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर इज रैम्पेंट। आप फैक्ट्रियों से अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगे, समस्या हो जाएगी। और वहाँ पर भी आप थोड़े बड़े लेवल के वर्कर हो जाओगे, यानी कि वहाँ भी अगर आप कोई वर्कशॉप खोल लेते हो तो वहाँ भी आपको प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके प्रोडक्शन देनी किसी फैक्ट्री को ही पड़ेगी। और वहाँ पर भी वो फैक्ट्री आपको फिर, पहले आप अकेले थे, आप 10 लोग मिलके कर रहे हो तो वो आपको एक अकेला एम्प्लॉय काउंट करेगी, वहाँ पे भी अपनी शर्तें डिक्टेट करेगी आपको। बट कंपटीशन डिफ़िकल्ट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होते हैं कि फिर इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी जाए। उसके लिए सरकारें मदद देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, ट्रेनिंग और स्किल्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि देखिए इन्हें मैनेजमेंट करनी नहीं आती, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की एक आर्ट होती है वो नहीं आती, इन्हें मार्केटिंग करनी नहीं आती, इनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इनके पास क्या है, इनकी लेबर है। और बाकी सारी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योर लेके आता था, यानी कि जो एम्प्लॉयर लेके आता था, वो सारी चीज़ें देने के लिए फिर सरकारें आगे आती हैं। इसलिए गवर्नमेंट का एक्टिव इंटरवेंशन ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है। कई बार गवर्नमेंट अवेकन्ड एम्प्लॉयर्स जो एग्जिस्टिंग है उनसे भी रिक्वेस्ट करती है, उनको पार्टी बनाती है, उनके वाया चीज़ें मुहैया करवाती है। आई बात समझ में? सो इस तरह से ये सिस्टम होता है कि जैसे मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉयर को यहाँ से कहीं से रॉ मटेरियल आता है, इसकी फैक्ट्री कोई समस्या नहीं हो रही, यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है इस सेक्टर से, तो गवर्नमेंट इनको बार बार एम्फेसाइज करेगी कि आप इस सेक्टर में मिल करके सारे कोऑपरेटिव्स क्रिएट करा दीजिए जहाँ से आपको रॉ मटेरियल आ रहा है। आपको तो रॉ मटेरियल से मतलब है ना, वो किस तरह के सेटअप से आ रहा है, वो सोशलिस्ट है या कैपिटलिस्ट, आपको क्या लेना, तो आप ये करवा दीजिए, तो फिर ये करवा देते हैं। इतनी बात समझ में आई? इस पर किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? हमने प्रमाणित किया कि कार्ल मार्क्स के द्वारा कॉपरेशन इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। वहीं दुर्खेम ये कह रहा है कि ये एक सिस्टम ही है, इकोनॉमी का एक सिस्टम है, सोसाइटी का द सिस्टमिक एस्पेक्ट, और जिसमें वो ये कह रहा है कि ये उसके एलिमेंट है। वो कह रहा है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम इट इज रिक्वायर्ड, इट इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन, दैट इज कन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन विल बी देयर।
जैसे उदाहरण के तौर पर वो ये बताता है कि सिस्टम को कंटिन्यूअस रखने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि कोई भी नया पर्सन एंटर हो रहा है, जैसे कि जन्म के बाद एक नया बच्चा ही एंटर हो रहा है, उसका पहला प्रोसेस क्या है? उसको सोशलाइज कराना, तो सोशलाइजेशन कराना। और जब आप उसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस के तहत लेकर के आ रहे हो, नेचुरली कोई ना कोई उसे टेम करेगा, नेचुरली कोई ना कोई उसे टीच करेगा, कोई ना कोई उसे गाइड करेगा, और नेचुरली उसके बहुत सारे डिफायंस होंगे, वो कई चीज़ों पे डिफाई करेगा, तो उसके कई सारे कन्फ्लिक्ट होंगे। बट वी नीड टू एब्जॉर्ब सच कन्फ्लिक्ट्स, उसको हमें तैयार करना है ना, तो वी नीड टू एब्जॉर्ब सच कन्फ्लिक्ट्स। जैसे सपोज यू आर अ टीचर, यू आर टीचिंग अ स्टूडेंट्स, तो दे कैन बी मैनी कन्फ्लिक्ट्स। बहुत सी चीज़ों से डिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सी चीज़ों को मानना नहीं चाहेंगे, बहुत सी चीज़ें उनकी इच्छाओं के विरुद्ध हो रही हैं, बहुत सी जगहों पर उनकी अपने विश्वास, उनके अपनी विचार जो हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं। दुर्कहेम मानता है कि ये सिस्टम को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, सिस्टम को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो सच कन्फ्लिक्ट्स आर देयर और ये रिजॉल्व हो जाते हैं, इसकी कोई समस्या की बात नहीं। तो सोशलाइजेशन को उसने एक इम्पॉर्टेंट अहम पहलू माना है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो वो इसे इस तरह से देख रहा है, ओके। क्योंकि दुर्कहेम फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला पर्सन है। जहाँ मार्क्स कन्फ्लिक्ट व्यू रखते हैं, वहीं दुर्कहेम जो है वो फंक्शनलिस्ट व्यू रखते हैं। और वो हमेशा से ये मानते हैं कि सोसाइटी अपने ही मैनर में फंक्शन करती है, और वो एक बॉडी की तरह है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से कन्फ्लिक्ट अपना रोल प्ले कर रहा है, कंपटीशन अपना रोल प्ले कर रहा है, कोऑपरेशन अपना रोल प्ले कर रहा है, और ये इसी तरह से चलता रहता है। आई बात समझ में? क्लियर हुई कहानी? कोऑपरेशन को हमने लगभग हर तरह से समझ लिया, कन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने चीज़ें समझी। कंपटीशन का जिक्र बार बार आता है, इसको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना यहाँ पर ज़रूरी है। इनके विषय में अब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए बलजीत, हम यहाँ भी वो समस्या कर जाते हैं जो हमें पहली बुक के पहले चैप्टर में बताई गई थी कि कॉमन सेंस से चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। सोशोलॉजी का पर्पज़ ही ये है कि जब आप किसी एक्टिविटी को ले रहे हैं, आप ये मान कर लीजिए कि इसकी एग्जिस्टेंस के क्या लॉजिकल रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है, लेकिन आज की लाइफ बड़े पैमाने पे कंपटीशन से डिफाइंड है। आपको ऐसा लगेगा कि दैट कंपटीशन इज़ मैन इज़ कंपटीशन, तो आप ये मानेंगे कि एक मैन की एग्जिस्टेंस ही कंपटीशन की एग्जिस्टेंस है। जैसा एक ह्यूमन की इंट्रिंसिक वैल्यू सिस्टम है कंपटीशन, ह्यूमन का सर्वाइवल विदाउट कंपटीशन होता ही नहीं, ऐसा थॉट आता है। लेकिन ये थॉट सही नहीं है। राइटर ने एक टीचर के हवाले से आपको एक कहानी बताई है, जिसमें टीचर ये बताती है कि मैं जब अफ्रीका के डीप एरियाज़ में गई, वहाँ पर मैंने बच्चों से ये कहा कि हम एक गेम खेलेंगे और उस गेम में जो जीतेगा उसे मैं चॉकलेट्स दूंगी। अब यहाँ पर वो बच्चे अचानक से डिस्ट्रेस्ड से नज़र आने लगे, परेशान से हो गए, कन्फ्यूज्ड से हो गए। जब टीचर ने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ, तो टीचर को ये पता लगा कि उनके लिए जो गेम है वो फ़न है, फ़न फॉर ऑल, फ़न फॉर ऑल। इसमें जीत हार नहीं है, वो जीत हार के कंसेप्ट से एक्वेंटेड नहीं है, और उनके लिए ये जीत हार मायने भी नहीं रखती। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि किसी को चॉकलेट मिलेगी, किसी को नहीं, कोई बेस्ट कहलाएगा, कोई नहीं, तो कोई उस कैटेगरी में इंक्लूड होगा, कोई एक्सक्लूड। तो वो एक्सक्लूजन में बिलीव नहीं कर रहे, वो ये मान रहे हैं कि इस गेम का पर्पज़ यही कि हम सब मिल कर के इससे जो इसका उन्माद है वो लेंगे, मौज। तो देखिए यहाँ पर ये भी विचार करना ज़रूरी है कि फिर कंपटीशन हमेशा से नहीं हो सकता जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं माना जा सकता। तो इसके लिए हम इस बात पर बल देते हैं कि एक्चुअल में कंपटीशन ज़्यादा रिलेट तब हुआ ह्यूमन लाइफ से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। उसके पहले इसकी शुरुआत हुई कैपिटलिज्म के तौर पर। देखिए कैपिटलिज्म को बहुत स्ट्रांगली कंपटीशन से जोड़ा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके पहले प्रतियोगिताएं नहीं होती थी, आप ये नहीं कह सकते कि उसके पहले प्रतिस्पर्धाएं नहीं होती थी। महाभारत में, रामायण में और बहुत से पुराने ग्रंथों में प्रतिस्पर्धाओं का, प्रतियोगिताओं का उल्लेख है, ये हुआ करती थी। अच्छा,
आप यह देखें कि हमेशा से आपको एक गेम नज़र आएगी, शिव और पार्वती चौसर खेलते नज़र आएंगे और उसमें भी आपको नज़र आएगा कि एक पराजित होता है, एक विजय होता है। तो गेम में कंपटीशन तो है, जहाँ जीत और हार है वहाँ प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन आपने ये समझा नहीं, चौसर का अर्थ समझा नहीं। लूडो, जैसे आप आज लूडो कहते हैं, इसका पर्पस समझा नहीं। वहाँ पे जीत हार मायने नहीं रखी। जब भी आपको वो चौसर खेल के दिखाई गई, आपको उसका उद्देश्य सिखाया गया। उद्देश्य वहाँ से क्या सिखाया गया था, ध्यान से देखिए। ये बताया गया कि जीवन में नियम होने बहुत ज़रूरी हैं, रूल्स। इसलिए यू विल नोटिस, जब रूल्स हैं तब गेम है, जब रूल्स नहीं है तो एनर्की है। तब क्या है? एनर्की, अराजकता। अब अक्सर देखेंगे कि छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं तो आप कहते हैं अरे इसको कोई नियम कानून पता तो है नहीं, कुछ समझ तो आता नहीं। मम्मी इसको कहाँ घुसेड़े हम बीच में, इसको कहाँ खिलाएं, तो मम्मी बार बार कहती है ला लो बच्चा बच्चा। आप कहते हो चल तू सांप सीढ़ी खेल ले, वो सिंपल है। लूडो कहाँ से खिलाएं इसको, क्योंकि वो नियम नहीं समझता। कोई भी गोटी निकाल लेता है, किधर को भी भगा लेता है, छिक्का किधर भी फेंक देता है। तो नियम बड़े ज़रूरी हैं, वरना अराजकता आ जाती है। तो पहले वो डाइस जो है वो आपको नियम सिखाते हैं, रूल सिखाते हैं कि इस खाने से निकलेगी, यह चक्र लगा करके इस तरह से पुगाई जाएगी गोटी। आप यहाँ से निकल के यहाँ नहीं घुस सकते। आपने कभी नोटिस क्यों नहीं किया, जहाँ से आप जिस घर के जिस खाने से निकलते हैं जस्ट उसके बगल में तो पुगाने वाला डब्बा है, लेकिन आप जीवन का इतना बड़ा चक्र लगा करके क्यों आते हैं? यह जीवन का एक चक्र है, यही तो शून्य है, यह तो सिद्धांत है। लेकिन आपको वहाँ से होना ही होगा, क्योंकि उस उतार चढ़ाव से आप सीखेंगे। लेकिन ये जीवन नियमों से बंधा होता है। तो नियमों की बात हुई है, वहाँ पे नियम कौन बनाता है? समाज, सोसाइटी बनाती है। और इंडिविजुअल के एक्शन उससे क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट। इंडिविजुअल के एक्शन क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट। तो इसलिए लूडो खेलने के अपने नियम है, तो उसका खुद का अपना एक स्ट्रक्चर है। लूडो का अपना स्ट्रक्चर है, चेस का अपना है, सभी गेम्स के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे जिस तरह से इस देश के एक नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक रूल्स, बेसिक लॉज ऑफ द कंट्री। आई बस दूसरा उसमें सिखाया गया है कि विकास का आधार क्या होता है, कि कोई एक लीड करेगा किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई एक लीड करेगा किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि एक की बारी आएगी तो वो चलेगा, उसकी जितनी संख्या आई वो उस आधार से चलेगा, वो बाकी वो अकेला उस समय में उस गेम को लीड कर रहा है। अब टर्न किसकी आएगी? दूसरे की। अब वो चलेगा तो वो लीड कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? अवसर सभी को मिलने चाहिए। तो गेम क्या सिखाती है? अवसर सभी को मिलने चाहिए। समाज में सभी को क्या मिलने चाहिए? समान अवसर। समान अवसर। तो देखिए उसमें आपकी शक्ति, आपका बल महत्वपूर्ण नहीं होता, आप पार्टिसिपेंट हैं गेम के, इसलिए आपको सबको अवसर मिलता है। हाँ, क्या आया यह भाग्य है। तो जीवन में भाग्य का भी एक रोल होता है, जीवन में भाग्य का भी एक रोल है, क्योंकि भाग्य नहीं होगा तो धैर्य कहाँ से होगा, धीरज कहाँ से होगा। तो वो जो लूट आपने चला है वो उस पर क्या संख्या बल आई है तो आपका भाग्य हो गया, लेकिन उस संख्या बल का प्रयोग आपने कैसा किया, ये आपकी रणनीति हो गई, ये आपकी बुद्धिमत्ता हुई। तो स्ट्रेटेजी, तो लाइफ में स्ट्रेटेजी होती है, आप उसके मुताबिक चलते हैं। आपका एक आया, 6 आए, आप देखें कैसे प्लान करना उसको। एक ही गोटी दौड़ानी है, किसके पीछे दौड़ानी है, किसके पीछे चलानी है। और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ मेलजोल में रहते हैं, यह है स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट। तो उस गेम का उद्देश्य बहुत है, नियम दिए जा रहे हैं, समाज को लीड करने के नियम सिखाए जा रहे हैं, सबको अवसर देने का कंसेप्ट बताया जा रहा है, और शुरुआत का एक अंत बताया जा रहा है, और हर अंत से फिर एक शुरुआत होती है बताया जा रहा है। तो एक क्रम है, एक चक्र है, ऐसा बताया जा रहा है, साइकिल है। यहाँ पर नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा खेल से जुड़ी हुई है, ये बहुत अलग है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कंसेप्ट, ये लाइफ को बता रहा है। लेकिन आप इस कंपटीशन शब्द को, प्रतिस्पर्धा को जब दूसरे महीने में अब मैं बताऊंगा वो अलग हो जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि